फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? आपके डेली 5 क्वेश्चन सीरीज में फिर से स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया आपने इस 5 क्वेश्चन की सीरीज़ को, और निसंदेह रूप से आप विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा ये 5 क्वेश्चन की सीरीज़, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर इसके माध्यम से आपका डिस्कशन हो जा रहा है और सारे कॉन्सेप्ट फिर से आपके दिमाग में कौंध उठ रहे हैं, सारे पॉइंट्स आ जा रहे हैं, सारे फैक्ट का भी रिवीजन होता जा रहा है और उद्देश्य भी यही है कि अंतिम समय में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपका रिवीजन कराया जा सके। तो सभी लोग जल्दी से जुड़िए, चलते हैं सीधा आज के 5 क्वेश्चन डेली सीरीज़ में, जो आपका बूस्टर सीरीज़ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। कुछ बच्चों का कमेंट्स था कि सर हिंदी मीडियम के साथ साथ हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी क्लास करते हैं, अगर क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहे तो हम लोगों को शायद क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन कर दिया गया है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। सूची 1 को सूची 2 से के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 और सूची 2। भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 110, 112 मिलान करने का सवाल है। और आर्टिकल के भी हम लोग को सवाल हर दूसरे दिन एक आर्टिकल का एक संशोधन का क्वेश्चन भी शामिल करते रहेंगे, ताकि सारे आर्टिकल और संशोधन भी आपके तैयार होते चले। यानी एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात है, एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, एक मनी बिल है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आर्टिकल 267, आर्टिकल 266, आर्टिकल 110 एंड आर्टिकल 112 मिलान करना है कि कौन से आर्टिकल का संबंध किससे है। तो भारत की संचित निधि की बात की जाए फ्रेंड्स, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आकस्मिक निधि पर और लोक लेखा निधि पर 2 बार पूछा गया सवाल। अभी 2024 में भी पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था, लेकिन अभी संचित निधि से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर भारत की संचित निधि की बात किया जाए, भारत की संचित निधि की बात किया जाए तो भारत की संचित निधि की जो चर्चा है वह किसमें है? वह अनुच्छेद 266 में है। किसमें है? 266 में है, 266 में है। तो भारत की संचित निधि से ध्यान रखिएगा, भारत की संचित निधि से ही भारत सरकार के द्वारा सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। ये भारत सरकार का सबसे बड़ी निधि होती है, सबसे बड़ा खाता होता है। हम लोग मजाक में कई बार कहते हैं सरकार का सबसे बड़ा गुल्लक है। भारत सरकार के द्वारा जितने भी आय से पैसे प्राप्त होते हैं और जो भी महत्वपूर्ण पैसे खर्च किए जाते हैं, सब भारत की संचित निधि से ही खर्च किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन भारत की संचित निधि से जो भी पैसा खर्च किया जाता है यूं ही नहीं खर्च किया जाता है, बल्कि सदन की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन भारत की संचित निधि से 2 प्रकार के पैसे खर्च होते हैं, एक सदन की अनुमति के बाद, एक सदन की अनुमति के बगैर। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और भारत की संचित निधि से खर्च होने वाला ऐसा पैसा जो सदन की अनुमति का मतलब हुआ लोकसभा की अनुमति, और लोकसभा की अनुमति के बगैर खर्च किया जाता है, केवल चर्चा की जाती है, मतदान नहीं किया जाता है, ऐसे ही खर्चे को, ऐसे ही व्यय को हम लोग एक शब्द सुनते हैं, भारित व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे ही व्यय को हम बोलते हैं भारित व्यय, चार्ज एक्सपेंडिचर बोलते हैं ना। कई बार आपसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है कि उपरोक्त में से किसका व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन का, इन सब का वेतन और पेंशन जो है वो क्या है? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। और भारित व्यय का मतलब हुआ कि उनके लिए जो वेतन दिया जाएगा उसके लिए सदन में वोटिंग नहीं कराई जाती, मतदान नहीं होता, हालांकि चर्चा अवश्य होती है। ऐसा क्यों किया गया सर? ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि कुछ खर्चों को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय हुआ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हुआ, आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ, ये एक ऐसा पद है जिसको स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना चाहिए, और इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए ज़रूरी होता है कि इनके व्यय को, इनके खर्चे को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया जाए। जिस दिन भारित व्यय का कोई सवाल शामिल करेंगे उस दिन भारत की संचित निधि पर व्यय, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय किसका किसका वेतन है ये मैं डिटेल में बता दूंगा। आज तो मैंने केवल कुछ चर्चाएं की हैं, उस दिन मैं राज्य की संचित निधि पे किसका किसका वेतन भारित व्यय ये भी बता दूंगा जब आगे कोई क्वेश्चन में विधायिका का शामिल करूंगा। आज मैंने केवल इतना बताया कि भारत की संचित निधि से की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में की गई है। इसमें 2 प्रकार के खर्चों की चर्चा है, एक भारत की संचित निधि एक तो संसद की अनुमति के बाद और एक संसद की अनुमति के बगैर। और जो संसद की अनुमति के बगैर पैसा खर्च होता है उसी को हम भारित व्यय बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं। सवाल उठता है कि सर
आपने कहा कि भारत की संचित निधि से सदन की अनुमति के बाद पैसा खर्च किया जाता है। तो सदन की अनुमति जब ली जाती है तो क्या ये अनुमति मौखिक रूप से ली जाती है? नहीं भाई, ये इसके लिए एक विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। क्या? एक विनियोग विधेयक लाया जाता है, जिसे हम एप्रोप्रिएट बिल कहते हैं। और इस विनियोग विधेयक को केवल लोकसभा में लाया जाता है। ध्यान रखें, कभी सवाल आ जाए कि विनियोग विधेयक को निम्नलिखित में से कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में इसे प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और लोकसभा में इसे पारित होना जरूरी है। अगर ये पारित नहीं हो पाता है तो इस बात का भी प्रमाण है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। और जब विनियोग विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तब भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, जिसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 266 में। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, क्या भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए हमें सदन की अनुमति की आवश्यकता होती? आंसर है यस। बगैर सदन की अनुमति से भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। वो धन अलग है जो भारित व्यय है, उसको छोड़ करके। ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत की आकस्मिक निधि। भारत की आकस्मिक निधि, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। और भारत की आकस्मिक निधि की चर्चा 267 में किया गया है। 267 में किया गया है। सर, क्या भारत की आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए भी सदन की अनुमति लेनी पड़ती है? भारत की आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड बोलते हैं इसको, कंटीजेंसी फंड भी कहा जाता है। इस फंड की स्थापना ही इसलिए की गई है कि ताकि जब सदन का सत्र न चल रहा हो और देश के लिए त्वरित पैसे की आवश्यकता हो तो सरकार आकस्मिक निधि से पैसे का प्रयोग कर सके और बाद में भारत की संचित निधि से धन निकालकर फिर से आकस्मिक निधि में डाल दिया जाएगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि आकस्मिक भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए सदन की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और जब आकस्मिक निधि से धन खर्च हो जाता है, बाद में पैसा निकाल करके फिर से उसमें डाल दिया जाता है। और ये भारत के राष्ट्रपति की निगरानी में होता है। और भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारत का वित्त सचिव इसकी निगरानी करता है। किसकी नियंत्रण में होता है? ये आकस्मिक निधि यानी कि इमरजेंसी फंड। इसको भी याद रखिएगा। एक बात और आता है कि सर 266 क्लॉज 2 में भी तो कुछ कहा गया है। 266 क्लॉज 2 में जो चर्चा होती है वो किसकी होती है? 266 में आकस्मिक निधि भी है और लोक लेखा निधि भी है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, लोक लेखा निधि है। यहाँ पर लोक लेखा निधि की भी चर्चा जो की गई है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की भी चर्चा 266 में हुई है, लेकिन इसकी चर्चा 266 क्लॉज 2 में दिखाई देती है। ठीक है। तो क्या लोक लेखा निधि से भी धन का प्रयोग सरकार कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या इसके अंतर्गत धन का प्रयोग जब किया जाता है तो सदन की अनुमति की आवश्यकता होती है? आंसर है नो। तो सदन की अनुमति की आवश्यकता केवल भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए होती है। सर, भारत की संचित निधि में पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा कहाँ से आता है? भारत सरकार को जितने भी पैसे आय से प्राप्त, टैक्स से प्राप्त होते हैं, जितने भी पैसे व्यापार से प्राप्त होते हैं, जितने भी पैसे कर से प्राप्त हैं, उधार से प्राप्त हैं, ब्याज से प्राप्त हैं, इन सभी पैसे को भारत की संचित निधि में ही रखा जाता है। तो लोक लेखा निधि में कौन सा पैसा होता है? सर, भारत की संचित निधि में जितने पैसे होते हैं उन पैसे को छोड़कर बचा हुआ शेष पैसा लोक लेखा निधि में आता है। ऐसे नहीं समझ पाएंगे, कुछ उदाहरण देके बताइए। अरे जैसे भविष्य निधियां जो हैं आपकी, जो आपके फंड्स हैं, वो सब इसी लोक लेखा निधि में होते हैं। जितनी भी बैंक जमाएं हैं वो सब लोक लेखा निधि में होती हैं। जितने भी फिक्स्ड डिपॉजिट हैं उन सबको कहाँ पे रखा जाता है? उन सबको लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रखा जाता है। तो यहाँ 6 बातें क्लियर हुई। 266 में भारत की संचित निधि है और 266 में ही भारत की लोक लेखा निधि है, लेकिन ये क्लॉज 2 में है। और आकस्मिक निधि की चर्चा 267 में 267 में है। लेकिन आपने बताया कि भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है, जिसे लोकसभा में पारित करना पड़ता है। और ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। साथ ही साथ आपने बताया कि भारत की संचित निधि से खर्च होने वाला ऐसा पैसा जिसके लिए सदन में मतदान नहीं होता, केवल चर्चा होती है, उसे भारित व्यय कहा जाता है। और आपने कहा कि सरकार लोक लेखा निधि से भी धन का प्रयोग कर सकती है, लेकिन ऐसे धन का प्रयोग करने के लिए उसे सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन का मिलान तो हो ही गया। ये 266 में है, ये 267 में है, लेकिन इसके साथ हमने 7 से 8 प्रश्न और सीख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं।
धन विधेयक की बात किया जाए तो धन विधेयक की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण, यहां पर एक शब्द आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, क्या भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग किया गया? आंसर है नो। भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में चर्चा किया गया। और भारत का राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन में रखवाता है, जो भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है। अच्छा सर, धन विधेयक की बात आ जाए तो यहाँ 2 आर्टिकल पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, पता नहीं कहा कि नहीं कहा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कह रहे होंगे और मन में ऐसा सोच रहे होंगे कि धन विधेयक को लेकर सर 2 आर्टिकल की चर्चा होती है, एक अनुच्छेद 109 की और एक अनुच्छेद 110 की, एक 110 की। तो ये अक्सर हमसे आर्टिकल पूछे जाते हैं और हम परेशान होते हैं। तो मामला क्या है सर? धन विधेयक की बात 109 में भी की जाती है, 110 में भी की जाती है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है, कैसे ये पारित होता, जो अगले क्वेश्चन में बताने वाला हूं। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा को बताया गया है कि कौन कौन से मामले धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। और धन विधेयक के कुछ अपवाद हैं जो 110 क्लॉज 2 में बताए गए हैं। 110 क्लॉज 2 में जो है ये धन विधेयक के अपवाद बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? मनी बिल के जो हैं धन विधेयक के अपवाद बताए गए हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर धन विधेयक को पारित करने की पूरी प्रक्रिया सीख लेते तो मजा आ जाता सर, क्योंकि धन विधेयक से सवाल बहुत बनते हैं। अगला क्वेश्चन उसी तरीके से शामिल किया है, वहाँ हम आपको सिखा देंगे। तो इसका आंसर क्या बना? धन विधेयक 110 में, इसमें परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। 110 में क्या है? 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, प्रक्रिया 109 में है। और वार्षिक वित्तीय विवरण की बात 112 में की गई है, यानी कि 3-4 कहीं है, ये है 3-4, और उसके बाद 2-1 है, ये है। राइट आंसर ए हो गया। उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट समझ गए होंगे और लगभग 8 से 10 सवाल आपने यहाँ से सीख लिया। अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ, ये भी धन विधेयक से जुड़ा होगा, वहाँ धन विधेयक की प्रक्रिया भी सिखा देंगे आपको। उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन सेट ही किया है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा की विशेष शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा की शक्ति, इसकी निर्णय लेने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। और तीसरा कहा जा रहा है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस एंड लोकसभा इज बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। अब चेक करते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखिएगा, पहला सवाल क्या है? धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगर धन विधेयक की बात किया जाए फ्रेंड्स, अगर धन विधेयक की बात किया जाए, मनी बिल की बात किया जाए, मैंने 2 सवाल वहां पर बताए, 110 के बारे में कि 110 में परिभाषा है, 109 में प्रक्रिया है, 110 क्लॉज 2 में अपवाद है। 110 धन विधेयक के अपवाद बताए गए हैं। लेकिन धन विधेयक के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि धन विधेयक लाया कहाँ जाता है, धन विधेयक कहाँ लाया जाता है। तो धन विधेयक कहाँ लाया जाता है, ये सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो पहला उत्तर इसका हम देते हैं कि धन विधेयक तो सर संसद में लाया जाता है। अरे सर ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन संसद में 2 सदन हुआ करते हैं। संसद में 2 सदन हुआ करते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। किस सदन में लाते हैं? तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा के में नहीं लाया जाता है। अच्छा सर, क्या धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ली जाती है क्या सर? ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यस, इसका आंसर है कि धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ली जाती है। सर अगर धन विधेयक ला दिया गया तो हम अक्सर सुनते हैं कि किसी भी विधेयक को लेकर दोनों सदनों के मध्य डिस्प्यूट भी हो सकता है, कोई विवाद भी हो सकता है, मतभेद भी हो सकता है। क्या धन विधेयक में मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो आंसर है नो, यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। सर ये पढ़ा तो मैंने कई बार किताबों में कि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये समझ में नहीं आता क्यों नहीं है। जब साधारण विधेयक में और वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता है, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई सर कि आखिरकार साधारण धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान क्यों नहीं है।
क्योंकि धन विधेयक के संबंध में हमारे संविधान ने अंतिम शक्ति लोकसभा को दी है। लोकसभा जो चाहेगा वही होगा। राज्यसभा के पास केवल 14 दिनों की विलंबकारी शक्ति है। इसी वजह से जब कहा गया घर में 2 भाई हों, एक 18 साल का हो, एक 4 साल का हो, तो क्या मतभेद होगा? मतभेद होगा। इसमें क्या मतभेद होगा सर? अब तो सारी पावर बड़े भाई की होगी, जब होगा टप से पीट देगा छोटे भाई को। अब क्या यहाँ विवाद होगा? लेकिन एक बहन 15 साल की हो, एक बहन 16 साल की हो, दोनों साथ साथ रहते हो, तब तो सर बाल पकड़ के भी लड़ाई होगी, दोनों में पकड़ा पकड़ी भी होगी, पटका पटकी भी होगी, खूब लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि हम उम्र हैं, दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं। और जहाँ शक्तियाँ बराबर होती हैं वहाँ विवाद की संभावनाएं होती हैं। और जहाँ शक्तियाँ केवल एक के पास है, दूसरा छीड़ है, कमज़ोर है, तो हम वहाँ विवाद की संभावनाएं नहीं होगी, क्योंकि अंतिम शक्ति शक्तिशाली व्यक्ति के पास हो जाती है। जैसे बड़े उम्र के अंतर होने पर घर में 2 भाइयों के बीच विवाद नहीं होता, वैसे यहाँ पर धन विधेयक के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा को दी गई है। इसलिए यहाँ पर विवाद की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो लोकसभा चाहेगी वही होगा। इसलिए यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। सर, हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। कौन सा सवाल पूछना चाहेंगे सर? अगर कोई धन विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है? राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, इस धन विधेयक को स्वीकार कर सकता है और इस धन विधेयक को अस्वीकार भी कर सकता है, लेकिन इस धन विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। पुनर्विचार के लिए इस धन विधेयक को वह वापस नहीं भेज सकता। ध्यान रखिएगा, वह पुनर्विचार के लिए इस धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता है। अब कई बार बच्चे सोचते हैं अच्छा धन विधेयक को अस्वीकार भी नहीं कर सकती, अस्वीकार कर सकती है। ध्यान रखिएगा, बेयर एक्ट को ध्यान से पढ़िए आप, वहां पर यह बात साफ साफ लिखी है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति अस्वीकार भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए वह वापस नहीं भेज सकता है, क्योंकि जब पहले से ही स्वीकृति दे दी है तब अब काहे पुनर्विचार के लिए भेजोगे आप? तो यहाँ स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। लेकिन सर एक सवाल खूब आता है, मैंने देखा है यूपीएससी 2023 में पूछा गया था, एकदम सही देखा है आपने, यूपीएससी 2023 में भी ये सवाल पूछा गया था और 2024 में भी थोड़ी सी झलक इसकी हमको दिखी थी। क्या सवाल पूछा गया था? सवाल ये पूछा जाता है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या पावर है? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई शक्ति है कि नहीं? राज्यसभा के पास क्या शक्ति है? 4 शक्तियों से सवाल पूछे जाते, फटाफट देख लीजिए। देखिए, पहला सवाल पूछा जाता है क्या धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है या नहीं? तो आंसर है नहीं, राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती है। क्या राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 6 माह तक रोक कर रख सकती है? आंसर है नो, 6 माह तक रोक के नहीं रख सकती है। सर, क्या ये धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकती है? हालांकि इनके पास पुनर्विचार के लिए भी वापस करने की शक्ति नहीं है। अरे सर, ये बताइए क्या राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित करने की शक्ति रखती है? संशोधित करने की शक्ति रखती है या नहीं? संशोधित करने की शक्ति रखती है या नहीं? आंसर है नो। लेकिन आईएएस ये नहीं पूछा कि संशोधन करने की शक्ति रखती है या नहीं। आईएएस ये पूछ रहा है कि क्या धन विधेयक को राज्यसभा संशोधन की सिफारिश कर सकती है? क्या धन विधेयक को राज्यसभा धन विधेयक की संशोधन की सिफारिश कर सकती है? आंसर है यस। ध्यान रखिएगा, दोनों बातें अलग अलग हैं। धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित तो नहीं कर सकती, लेकिन संशोधन का सिफारिश अवश्य कर सकती है। अब उसकी सिफारिशों को लोकसभा माने या ना माने, ये लोकसभा की इच्छा होगी। यानी कि आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिशों को मानने हेतु बाध्य नहीं है। तो करती क्या है राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में? धन विधेयक के संबंध में यह केवल 14 दिनों की विलंबकारी शक्ति रखती है। क्या? 14 दिनों की यह केवल विलंबकारी शक्ति रखती है। 14 दिनों की केवल विलंबकारी शक्ति रखती है। केवल 14 दिनों तक यह रोक कर रख सकती है। मान लीजिए 14 दिन में अगर कोई जवाब न दे तो वह विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया है। अच्छा, ऐसा सवाल कुछ और भी हमारे मन में सर, क्या उसका उत्तर बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, पूछिए। अगर मान लीजिए अस्वीकार कर दे तो विधेयक समाप्त हो जाएगा? नहीं, उसी रूप में पारित हो जाएगा जैसे लोकसभा ने पारित किया है। अरे हमने तो पहले ही बता दिया कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास अंतिम शक्ति है।
अगर कुछ भी यहां पर गड़बड़ करेगी राज्यसभा तो वह विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जैसे लोकसभा ने पारित किया है। बस केवल ये 14 दिनों की विलंबकारी शक्ति रखती है और उसमें संशोधन तो नहीं कर सकती, लेकिन संशोधन की सिफारिश अवश्य कर सकती है, लेकिन उसकी संशोधनों को लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा की अपनी इच्छा है। राइट, सारे पॉइंट्स क्लियर। तो धन विधेयक के जितने सवाल यहां बन सकते थे। अच्छा, एक सवाल और है कि सर जब भी कोई विधेयक धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसके संबंध में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? इसके संबंध में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? स्पीकर के पास है, ध्यान रखिएगा। इसके संबंध में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोकसभा स्पीकर के पास है कि वह धन विधेयक है या नहीं, इसके संबंध में अंतिम निर्णय स्पीकर ही लेगा। अब सारे सवालों को देखिए। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राइट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करने की शक्ति, निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? नहीं, गलत है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए, एक सवाल और पूछा गया कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। एक सवाल और पूछा गया है, केवल अध्यक्षता की बात बताएंगे, बाकी संयुक्त अधिवेशन का कोई सवाल आगे और लेंगे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की केवल बात बताएंगे और कभी कोई संयुक्त अधिवेशन का सवाल मिलेगा तब उसका ऑपरेशन हम लोग करेंगे। संयुक्त अधिवेशन की अगर अध्यक्षता की बात किया जाए, ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता की बात किया जाए तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। और अगर कभी पूछा जाए ये बात किस आर्टिकल में लिखी गई है सर कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा, ये बात कहाँ पर लिखी गई है? ये अनुच्छेद 118 में लिखी गई है। अच्छा सर, हम तो सोचते थे संयुक्त अधिवेशन का मतलब 108। अरे, अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। सर, स्पीकर मान लीजिए अनुपस्थित हो तो, मान लीजिए ये अनुपस्थित हो, इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो क्या होगा? तब इनके स्थान पर जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। मान लीजिए उपाध्यक्ष भी उसी सेम टाइम अनुपस्थित है, मान लीजिए उपाध्यक्ष भी उसी सेम टाइम अनुपस्थित है, तो क्या होगा? तब यही सवाल में तो बच्चे फंस जाते हैं। कुछ समझदार बच्चे कहते हैं ऐसी दशाओं में राज्यसभा का सभापति होगा। कुछ समझदार बच्चे कहते हैं कि ऐसी दशाओं में राज्यसभा का सभापति होगा, लेकिन यह आंसर गलत है। राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। जब कभी भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो होगा वह उपसभापति करेगा। कौन करेगा? ऐसी दशाओं में उपसभापति करेगा। सभापति क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए सभापति नहीं बल्कि उपसभापति करेगा। तो यह अध्यक्षता के बारे में बात है। बाकी एक सवाल मैं आपको कराऊंगा जरूर संयुक्त अधिवेशन पे आगे कहीं, तो वहां पर डिटेल में संयुक्त अधिवेशन के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन इसकी सारी बातें मैंने बता दी। ये आंसर सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा क्या है? लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों से, लोकसभा किसकी सिफारिशों को? राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। अरे नहीं भैया, कहा जाता है कि विधायी प्रक्रिया में लोकसभा की शक्तियां या तो राज्यसभा के बराबर हैं या तो ज्यादा हैं। क्या कहा जाता है कि विधायी प्रक्रिया में लोकसभा की शक्तियां या तो राज्यसभा के बराबर हैं या उससे ज्यादा हैं, उनको मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, इच्छा पर है, चाहे तो मान ले चाहे तो ना माने। तो ये चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। 2 सही 2 गलत। पूछा क्या गया है कितने युग्म सही हैं, तो 2 सही हैं। गलत भी पूछता तब भी यही आंसर होता, तब भी यही आंसर होता। तो सारे पॉइंट्स क्लियर। यहाँ आसपास के सारे सवाल लगभग 10 से 12 सवाल आपके क्लियर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना वरना गलतियां हो सकती हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 359 सस्पेंड्स आर्टिकल 19 completely. Article 358 does not enforce suspension of Article 20 and 21. Emergency provisions, Articles 352, 360. How many of the above pairs are correctly matched? Only 1 pair, only 2 pair, only 3 pair, all 4. हिंदी माध्यम के बच्चे सुने। निम्नलिखित युग्मों को पर विचार कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। क्या भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है? क्या अनुच्छेद 359 जो है अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है? क्या अनुच्छेद 358 में कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है? 358 में
आपातकालीन व्यवस्था क्या अनुच्छेद 352 से 360 तक की बात की गई है, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की गई है। तो बात तो सही है। अगर इमरजेंसी की बात किया जाए, तो इमरजेंसी प्रोविजंस, देखिए दो प्रकार से सवाल बनते हैं। अगर इमरजेंसी प्रोविजंस की बात किया जा रहा है, अगर इमरजेंसी प्रोविजंस की बात किया जा रहा है कि आपातकालीन प्रावधान का विचार कहाँ से लिया गया है, तो आपातकालीन प्रावधान जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। लेकिन आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स पर पड़ने वाले प्रभाव कहाँ से लिए गए हैं? आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स पर पड़ने वाले प्रभाव की बात किया जाए तो पड़ने वाले प्रभाव कहाँ से लिए गए हैं? ये विचार तो जर्मनी से लिया गया है। और भारतीय संविधान ने इमरजेंसी को किस भाग में रखा है? भाग 18 में रखा है। किस आर्टिकल के मध्य रखा है? अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य रखा है। क्या 352 से 360 के मध्य रखा गया है? सर ये इमरजेंसी विचार जो आपातकालीन व्यवस्था है, ये विचार ये प्रावधान भारत का संघात्मक लक्षण है या एकात्मक लक्षण है? ये आपातकालीन व्यवस्था जो प्रावधान है ये कैसा लक्षण है? ये भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है। ध्यान रखिएगा, ये हमारी संघात्मक व्यवस्था में दाग लगाता है। ये भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है। बगैर संविधान में संशोधन किए आपातकाल लगने पर हमारा पूरा संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है, जो भारत का एक यूनिटरी फीचर्स है, एक एकात्मक लक्षण है, न कि संघात्मक लक्षण है। मैंने शायद एक दिन आपको 358 और 359 के बारे में शायद मैंने बताया था, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है, किसी क्वेश्चन में ऐसा आया था, शायद नहीं आया था, फिर बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 की अगर बात किया जाए तो इसमें फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन के बारे में बात है। फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन के बारे में बात है, यानी मौलिक अधिकारों के निलंबन के बारे में। लेकिन 358 क्या कहता है कि जब देश में राष्ट्रीय आपात लगेगा तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाएगा। और 359 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति केवल 2 आर्टिकल को छोड़ करके 20 और 21 को छोड़ करके सभी फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकता है। आर्टिकल 19 को भी निलंबित कर सकता है, लेकिन 20 और 21 को निलंबित नहीं करता है। लेकिन राष्ट्रपति जब फंडामेंटल राइट्स का निलंबन करता है तब उसके लिए आदेश निकालने की जरूरत होती है। लेकिन 358 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तो आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाता है। यह बात 358 में लिखी गई है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 315 भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। यस, ये तो ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 359 में जो है अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर सकता है। 359 जो है ये पूर्ण रूप से क्या निलंबित कर सकता है? किसको निलंबित कर सकता है? 359 जो है ये अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर सकता है। यस, 359 में अनुच्छेद 19 के पूर्ण रूप से निलंबन करने की बात है। क्या 358 जो है अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन को लागू नहीं करता है? अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। तो ये 358 में बात ही नहीं है, बात 359 में है। 358 का संबंध केवल 19 से है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। क्या आपातकालीन प्रावधान की अगर बात किया जाए तो क्या इमरजेंसी प्रोविजन जो है वह 352 से लेकर के 360 तक रखा गया है? हाँ, ये तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, लेकिन ये वाला गलत होगा। ये वाला आपका गलत होगा, ध्यान रखिएगा। ये वाला आपका जो है वो गलत होगा, क्योंकि 358 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। तो 358 का संबंध है ही नहीं इससे। ये 358 का संबंध केवल 19 से है। और ये कह रहा है कि 359 जो है अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है। हाँ, कर देता है। ये तो उस समय सब कर देता है, केवल 20 और 21 को छोड़कर। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसके 3 युग्म सही सुमेलित है, एक केवल गलत है। कौन सा गलत है? ये आपका ये जो स्टेटमेंट है आपका तीसरा वाला, ये स्टेटमेंट केवल गलत है। और बाकी इसके सारे स्टेटमेंट क्या है? बाकी इसके सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं, लेकिन इसका केवल आपका तीसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। वो स्टेटमेंट आपका इसमें केवल गलत होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पढ़िए भाई। क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ने की आदत डालिए थोड़ा सा। हम पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने से चीज़ें आसान लगने लगती होंगी ना, हमारे पढ़ने से चीज़ें आसान लगती होंगी। तो ज़रा खुद से भी पढ़ के देखिए कि आपको क्वेश्चन खुद से पढ़ने पे कैसे लग रहा है। इसको पढ़िए। इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे पढ़ें और हिंदी मीडियम के भी बच्चे पढ़ें। ठीक है, और इस स्टेटमेंट में वही मैं थोड़ा चेक कर रहा था, ये कर देता शब्द थोड़ा आसान का। अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से अनुच्छेद 362 कर सकता है, देता नहीं, कर सकता है। देता मतलब अपने आप हो गया, तब 350 गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। कर सकता है, ध्यान रखिएगा, मैंने इसको सही कर दिया, नहीं कन्फ्यूजन आप विद्यार्थियों में बना रहेगा कि आर्टिकल 359 के तहत अनुच्छेद 19 को भी पूर्ण रूप से निलंबित कर सकता है। हाँ कर सकता है, केवल 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कर देता शब्द को रखेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको, ऐसा लगेगा कि ये 358 वाली बात है कि वो अपने आप निलंबित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, आर्टिकल का सवाल है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का आधार है। और अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। क्या अनुच्छेद 26 में जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आर्टिकल पूछा गया है, तो 29 में ध्यान रखिएगा। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की बात है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात है, हितों की संरक्षण की बात है, एकदम सही है। और इसमें 2 क्लॉज लिखे गए हैं, 2 क्लॉज लिखे गए हैं, एक है 29 क्लॉज 1, एक है 29 क्लॉज 1 और एक है 29 क्लॉज 2। 29 क्लॉज 1 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी भाषा, उसकी लिपि और उसकी संस्कृति से वंचित नहीं किया जाएगा। और 29 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, वंश के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही है। अनुच्छेद 26 क्या धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता करता है? ये मैं बता भी चुका हूं एक बार, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता करता है, लेकिन ये मनमाना नहीं है, ये अत्यंतिक नहीं है, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता और कानून व्यवस्था के अधीन है। ये आपका आरओ 2021 में आया था, मैंने ये भी बताया था, ये भी आपका सही है। क्या अनुच्छेद 30 जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना की प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार देता है? यस, अनुच्छेद 30 कहता है कि जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो अपने मनो अनुकूल शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उस पर विधि के अनुसार प्रशासन कर सकते हैं। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा किया गया, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी सही है, लेकिन कह रहा है 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि नहीं। देखिए 20 और 22 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 20 और 22 में विद्यार्थियों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं अक्सर कहता हूं 20 पहले आता है, 22 बाद में आता है। पहले अपराध करोगे या पहले गिरफ्तार किया जाएगा? पहले आप अपराध करते हो या पहले आपको गिरफ्तार किया जाता है? पहले आप अपराध करते हो, पहले आप अपराध करते हो तब आपको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। यही सामान्य व्यवस्था होती है, इसी को दंडात्मक नज़रबंदी बोलते हैं कि अपराध करने के बाद की गिरफ्तारी को। तो ध्यान रखिएगा, अपराध 20 में है, गिरफ्तारी 22 में है। और ये क्या कह रहा है? अपराध का संबंध 22 से, ये उल्टा हो गया, यही स्टेटमेंट गलत है। और आपसे पूछा क्या गया है, दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सुमेलित नहीं है? तो ये बी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सब इसमें क्या है? बी इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सब इसमें सुमेलित है। क्या? बाकी इसमें सब सुमेलित है, केवल बी वाला आपका सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है उपराज्यपाल एवं प्रशासक, प्रधानमंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, प्राइम मिनिस्टर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। क्या सही होगा? तो जान ही लेते हैं राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी किसकी करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता किसकी किसकी है, ध्यान रखते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति अगर पूछ रहा है तो सारी नियुक्ति देख ही लेते हैं। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है
वह संघ के मंत्री की नियुक्ति करता है, संघ के मंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्या? राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल एवं प्रशासक होते हैं, उपराज्यपाल एवं जो प्रशासक होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। यहाँ तक कि यूटी के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करता है, ध्यान रखिएगा, यूटी के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करता है, यूटी के मुख्यमंत्री के भी यह नियुक्ति करता है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये सीएजी की नियुक्ति करता है, इसके अलावा ये महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसके साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किसकी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति जो है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, और एक बार यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया सवाल है, यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया सवाल है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा निर्वाचन आयोग, इसके अलावा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के साथ साथ वित्त आयोग, वित्त आयोग के साथ साथ वित्त आयोग के साथ साथ अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, सदस्यों की नियुक्ति करता है। साथ ही साथ लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। किसकी? लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण आर्टिकल भी बता देता हूं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 के तहत करता है, राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत करता है, और सीएजी की नियुक्ति 148 के तहत करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वह 76 के तहत करता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण आर्टिकल भी ध्यान रखिए, 75, 155, 148, 76 ये आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि ये सारे आर्टिकल मैं आगे कराऊंगा भी आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ थे, ये मैंने इतने बता दिए। तो भारत के राष्ट्रपति जितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं वो मैंने सब बता दिया। प्रधानमंत्री, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक, यूटी के मुख्यमंत्री, सीएजी, महान्यायवादी। बच्चे यहाँ फंसते हैं, सोचते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की मुख्यमंत्री राष्ट्रपति ही करता है। महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, इन सब के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, साथ ही साथ लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य की भी करता है। अब सवाल देख लीजिए, किसकी किसकी कर रहा है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है उपराज्यपाल एवं प्रशासक, यस। प्रधानमंत्री, यस। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यस। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा बनाने में शब्दों की गलती कर दी है टीम ने, तो वहां पर आपको कंफ्यूजिंग होगा। 358 और 59 में कभी गलती ना हो तो मैं एक बार फिर से जाते जाते इसको बता देता हूं। 358, क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सारे, बहुत सारे बच्चे 358 और 359 में कंफ्यूज होंगे, और इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैं एक बात बता देता हूं। 358 में भी मौलिक अधिकारों का निलंबन है, 359 में भी निलंबन है। 359 के तहत निलंबन की शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। और 359 में कैसे होता है? अपने आप निलंबित होता है, अपने आप निलंबित होता है, अपने आप स्पॉन्टेनियसली निलंबित होता है। और कौन से आर्टिकल की बात की गई है? केवल आर्टिकल 19 निलंबित होता है, इसके अलावा कोई आर्टिकल नहीं होता है। इसके लिए किसी आदेश के निकालने की जरूरत नहीं होती है। 358 के तहत, जब 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपात लगेगा तो आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा। 358 में कहा गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत जब भारत में राष्ट्रीय आपात लगेगा, भारत में जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तो ध्यान रखिएगा ये अपने आप आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक दिन शायद बता दिया था ना कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संशोधन करके कह दिया गया कि अगर
युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगेगा तभी निलंबित होंगे। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगेगा तो आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित नहीं होंगे। ये 358 में कहा गया। 359 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि जब 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपात लगा हो, राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी लगा हो, तो भारत का राष्ट्रपति सभी फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकता है, सभी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है। केवल 20 और 21 को छोड़कर, केवल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे, सभी को सस्पेंड कर सकता है। आर्टिकल 19 को भी कर सकता है, आर्टिकल 19 को भी कर सकता है, लेकिन 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी प्रकृति अस्थायी मानी गई है, कभी भी निलंबित नहीं होंगे। और ये व्यवस्था भी मूल संविधान में नहीं थी, इस व्यवस्था को भी 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा लाया गया है। तो कुल मिला के मुद्दा समझिएगा। क्वेश्चन बनाने में थोड़ा शब्दों की गलती टीम ने की है, तो इससे कन्फ्यूजन आया होगा, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा, सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। क्योंकि जब मैंने पहला क्वेश्चन कराया था ना, तो कुछ बच्चों ने वहां पर कमेंट किया था कि सर आप वहां पर लिखा है कि 358 के तहत आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित होता है, लेकिन आप तो कह रहे हैं अनुच्छेद 352 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो आर्टिकल 19 निलंबित हो सकता है। 358 में वो बात लिखी गई है कि 352 के तहत जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा होगा तो आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आपात समाप्त होगा, स्वतः अपने आप फिर से सभी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इन 5 क्वेश्चनों के माध्यम से लगभग जो हमारा लक्ष्य रहता है कि आपको 50 क्वेश्चनों को सिखा पाऊँ, तो शायद उस लक्ष्य में थोड़ा बहुत सफल हो पाया। कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर बताइएगा, और जितने कमेंट्स देखे जहाँ जहाँ ज़रूरतें मुझे पड़ती रही वहाँ मैं आपको बताता रहा। कोई एक बच्चा ऑफलाइन का कमेंट किया था, ऑफलाइन को लेकर किसी क्लास के बारे में, तो मैंने आपका कमेंट पढ़ा था। सार्वजनिक तौर पे मैं बोल नहीं सकता, आप वहाँ मिल लीजिएगा संस्थान में। कोई दिक्कत होगी, जो हमारे योग्य समाधान होगा हम उसका समाधान कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि सभी विद्यार्थियों तक इसका लाभ हो सके। मैं पुनः मिलूंगा अपने अगली सीरीज़ में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाकी अपने फीडबैक आप ज़रूर बताइएगा।